आज हम भूकंपों के प्रकार, उनके प्रभाव तथा विश्व वितरण पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूकंपों के कितने प्रकार हैं। भूकंपों के सामान्य रूप से हमने दो भागों में भूकंपों को बांटा है। सबसे पहला है प्राकृतिक भूकंप। इसके अंदर हम देखते हैं कि ज्वालामुखी भूकंप होता है, जो जब नीचे का भाग तरल होता है और ऊपर की पपड़ी हल्की होती है, तो प्रेशर के कारण से नीचे का मैग्मा है वो पपड़ी को तोड़ करके बाहर आता है, और जब आता है तो सारी धरती है वो हिलने लग जाती है, और हिलने के कारण से जो ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी का कंपन होता है, उसे हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। ये हमारे इंडोनेशिया में क्राकाटोआ में आया था 1833 के अंदर, ये जबरदस्त आया था। इससे हमारी पूरी पृथ्वी हिल गई थी। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी आते ही रहते हैं जिससे कि भूकंप आते। अभी भी आपने देखा रशिया के अंदर जो ज्वालामुखी फटा, तो उसी के कारण से हमारी पृथ्वी के अंदर भूकंप आया था। तो ज्वालामुखी के फटने से ही भूकंप आते हैं। दूसरा है हमारा विवर्तनिक भूकंप, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर। जैसे हमने बताया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, एशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, ऐसे ही प्लेटें बटी हुई है और ये मूवमेंट करती प्लेटें। हमने बताया था कल भी, कन्वर्जेंस प्लेट आपस में नजदीक नजदीक आती हैं, आपस में प्रेशर होता है तो कन्वर्जेंस प्लेट बोलते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट है वो विपरीत दिशा में जाती हैं, तो जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो नीचे का मैग्मा ऊपर आता है, और जब आपस में टकराती हैं तो टकराने के कारण से भाग नीचे जाएगा, तो नीचे के प्रेशर के कारण से हमारा नीचे का मैग्मा है ऊपर आएगा, उससे भी हमारे जो है ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। तो उससे हमारा बहुत जबरदस्त जो है पृथ्वी हिलती है। तो इस विवर्तनिक भूकंप से भी ऐसा ही होता है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है समस्थितिक भूकंप भी होता है। कई बार ये देखते हैं कि संतुलन बनाने के लिए हमारा ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र होता है, कई करोड़ों सालों के बाद में धीरे धीरे ऊपरी भाग जाकर के समुद्र के तले में चला जाता है, ऊपरी भाग हल्का हो जाता है और समुद्र की तली भारी हो जाती है। और जब दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारी प्रकृति उसको संतुलित करने के लिए एक बार हिलती है, और हिलने के कारण से दोनों का बैलेंस बन जाता है। तो इससे भी होता है समस्थिति, आइसोस्टेटिक हमारा जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, वो भी हो जाता है। यहाँ 1949 में हिंदू कुश श्रेणी में आया भूकंप, भूकंप संतुलन का भूकंप था, यानी आइसोस्टेटिक था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरा है कृत्रिम भूकंप। प्राकृतिक तो प्रकृति के अनुसार आते हैं, लेकिन हम कई बार आर्टिफिशियल भी होते हैं, मानव जनित भी होते हैं। जैसे कोई सुरंग, पहाड़ों से सुरंग तोड़ दी है, बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, और उसके कारण से बड़ा तेजी से ऊपर की छत है ऊपर टूट जाए बाई द वे, तो बड़ी तेजी से जो है हमारी पृथ्वी हिलती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ खाने खोदते हैं तो भी भूकंप आता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें लगती है तो हिलती है तो, या कई कई बार जो है बड़ी बड़ी मशीनें चलती है आसपास में, या बड़ी बड़ी ट्रेनें भी चलती हैं तो भी आसपास के क्षेत्र में धरती हिलती है, तो उसके नजदीक के जो कम नींव वाले मकान होते हैं वो हिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं। इसी के अलावा एटॉमिक जो हमारे जो तजर्बे करते हैं, जैसे 1974 में हमने पोखरण के अंदर एटॉमिक जो हमने परमाणु का तजर्बा लिया था, उससे पूरी धरती हिल गई थी। या बड़े बड़े देश है उसका जो है परमाणु का आपका तजर्बा लेते हैं कि कामयाब है या नहीं, तो उससे भी धरती हिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी के भूकंप हमारे प्राकृतिक और मानव मेड भी होता है, मैन मेड भी, कृत्रिम भूकंप भी आते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं हम स्थिति के आधार पर अगर देखेंगे तो भूकंप दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थलीय भूकंप, वे भूकंप जो स्थलों पर आते हैं, जैसे हमारे 7 महाद्वीप हैं या बड़े द्वीप हैं उनमें आते हैं, तो हमें कहते हैं स्थलीय भूकंप। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो समुद्र में आते हैं, तो दूसरा होगा समुद्री भूकंप। जब समुद्रों में भूकंप आते हैं तो सुनामी की स्थिति बन जाती है। समुद्र में भूकंप आएंगे तो हमारा जो है ज्वालामुखी फटते हैं, तो तेजी से बड़े क्षेत्र के अंदर सुनामी डेवलप हो जाती है और किनारों को तोड़ करके पानी
बाहर जाता है और बड़ी तेज गति से बहुत नुकसान करता है। ये तो हुए हमारे भूकंप के प्रकार। अब हम देखते हैं भूकंपों के प्रभाव क्या है। भूकंपों के बहुत प्रभाव हैं, इसके लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हानि। हानि के बारे में तो आपको पता है कि भूकंप में नुकसान ज्यादा होता है। अचानक अचानक जब भूकंप आते हैं तो हमारे जो मकान बड़े बड़े बने हुए हैं तो उससे काफी गिर जाते हैं और उसमें रहने वाले लोग हैं वो मर जाते हैं, पशु वगैरह हैं वो भी काफी मर जाते हैं, जन और धन की काफी हानि हो जाती है, मकान जो है बहुत ज्यादा ढह जाते हैं। आपने देखा कि 2001 में भारत में गुजरात में भुज में आया था जिसमें लाखों व्यक्ति मर गए थे क्योंकि एक शहर का शहर जो है सारा तबाह हो गया था। क्योंकि जब भूकंप आता है तो बड़ी तीव्र गति से आता है तो सारे मकान आपस में नीचे गिर जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति मर जाते हैं। तो ये हमारा जो ये है भूकंप का रिएक्टर 7.9 या इससे अधिक हो तो निश्चित रूप से उसकी जबरदस्त जान और माल की हानि होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा है कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ भी आ जाती है। कई बार हम देखते हैं जब भूकंप आता है तो कई बार भूकंप आने के कारण से जो नदियां चल रही होती है उसका कोई क्षेत्र है ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने के कारण से जो भाग है जो पानी समुद्र चल रहा होता है वो रुक जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है और रुकावट आने के कारण से वो जो पानी हो आसपास क्षेत्र में हो जाता है और उसमें बाढ़ की स्थिति बन जाती है। आपने देखा कि हम सुनते हैं कि सरस्वती नदी जो कभी हरियाणा के अंदर से होकर के गुजरती थी, यही कारण है कि कभी भूकंप आने के कारण से उसका मार्ग अवरोधित हो गया था और मार्ग अवरोधित होने के कारण से जो उसका रास्ता है वो बदल गया था और उसके कारण से बाढ़ें भी आ गई थी। ये हम देखते हैं हमारा 1950 में असम में यहाँ पर दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी में भी ऐसी स्थिति हुई थी जिसके कारण से मार्ग परिवर्तित हो गया था। यहां देखते हैं इसके अलावा नंबर 3 में देखते हैं भयंकर समुद्री लहरों का उठना। ये हम तो देखते ही हैं कि सुनामी जब आती है तो भूकंप आते हैं तो निश्चित रूप समुद्र में हमारा अर्थक्वेक आता है तो उसमें सुनामी बनता ही बनता है और सुनामी आने के कारण से आसपास क्षेत्र में बहुत जबरदस्त नुकसान होता है। भूतल पर दरार और धसाव और उभार भी कई बार जो है भूकंप के कारण से बन जाता है। कई बार ये भी होता है कि दरारें भी पड़ जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1897 के अंदर असम में भूकंप के कारण से 12 मील लंबी व 35 फुट चौड़ी दरार पड़ गई थी। इतनी जबरदस्त जो है हमारी दरारें पड़ जाती हैं तो उसके अंदर जो भी व्यक्ति मकान होते हैं तो भी उसमें नीचे चल जाते हैं या कोई भाग गैप हो जाता है तो उसमें काफी नुकसान हो जाता है। उसमें रहने वाले लोग हैं या खेती होती है काफी नुकसान उसमें होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 1819 में सिंधु डेल्टा के भूकंप से अपतटीय क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ था जिससे काफी क्षेत्र टूट गया था और काफी दरारें भी आ गई थी और 80 किलोमीटर लंबा और 26 किलोमीटर चौड़ा एक द्वीप बन गया था इसके कारण से। अब हम देखते हैं ये तो नुकसान तो होते ही होते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन कई बार ये भी देखते हैं कि कुछ इसके फायदे भी हैं। पहला फायदा क्या है, ये एक तो ये है कि हमें आंतरिक रचना का पृथ्वी के अंदर आंतरिक रचना कैसी है उसके बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में ज्ञान होता है कि पृथ्वी का अंदरूनी भाग क्या है। अंदरूनी भाग हम देखते हैं तरल भाग होता है, जब बाहर आता है तो हमें पता है अग्नि की तरह से बाहर आता है, तो इससे हमें आंतरिक रचना के बारे में पता चलता है। नंबर 2 हम ये देखते हैं कि भूकंपीय बल से कई बार जो है हमारे फोल्डिंग और फाल्टिंग हो जाती है। कई बार जो है कोई भाग है विपरीत जाता है तो हमारे ब्रंश पड़ जाते हैं और आपस में टकराते हैं तो उसमें फोल्डिंग बन जाते हैं। इसी प्रकार से फोल्डिंग माउंटेन और फाल्टिंग माउंटेन हमारे जो है ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह के जो माउंटेन है वो ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, इसमें जो है हमारे बीच में भाग धस जाता है कई बार, तो ऐसे भी हो जाता है और कई बार बिछाव के कारण से ऊपर भी ब्लॉक माउंटेन भी बन जाते हैं, रिफ्ट घाटियां भी बन जाते हैं। तो इससे हमें जो है हमें पता चलता है कि इसमें पर्वत पठार और मैदान जैसी स्थिति भी भूकंप के कारण से बन जाती है। कई बार जो कोई भाग होते हैं वो समतल भाग के टूट करके पर्वत के रूप भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि समुद्री तटीय भागों में आए जाने वाले झरने और झीलें नई जलीय स्रोतों की रचना भी इससे हो जाती है। कई बार क्या होता है भूकंप के कारण से अचानक कोई भाग नीचे धस जाए तो उसमें झील बन जाती है, तो उसमें भी एक जो टूरिस्ट का प्लेस भी बन सकता है। ये हम देखते हैं भूकंपों के आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। भूकंप के अंदर जो नीचे से जो भाग आता है तो कई बार सोना चांदी अभ्रक मैग्नीज वगैरह जो मिनरल्स है वो बाहर
आ जाते हैं। यही कारण है कि हमारे पठारी भागों में हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ज्यादातर छोटा नागपुर का पठार हो या दक्षिणी भाग के पठार हो, उनमें कारण क्या है, वो नीचे का मैग्मा बाहर आया था, उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और वो काफी कीमती होते हैं। लोहा, तांबा, अमरीक, मैंने बताया था, अभी भी सोना तक भी ये चीजें निकलती हैं। तो इनसे मानव को काफी नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा ही होता है। यहाँ 1855 के अंदर वैज्ञानिक जो है टी ओल्ड, हमने ये देखा था कि बर्मा के अंदर, आजकल जो म्यांमार है उसमें बर्मा के अंदर तेल के स्रोत भी इनसे पता चल पाया था कि भी हमारे पास तेल के कुएं भी हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कई बार भूस्खलन होता है तो कृषि को प्रोत्साहन भी मिलता है, और भूकंप के समय में कई बार भूभाग के धस जाने से विस्तृत झीलों का निर्माण भी हो जाता है। बड़े क्षेत्र पर बड़ी बड़ी झीलें बन जाती है जिसके अंदर पानी आता है, तो हम जो है उसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हो जाता है, और उससे विभिन्न प्रकार की सिंचाई, मत्स्यन, पर्यटन या नौकायन की दृष्टि से काफी लाभदायक ये क्षेत्र होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे भूकंपों का विश्व वितरण भी देख लेते हैं, कहां कहां पर भूकंप आते हैं। तो भूकंप में हमें मुख्य रूप से हमारे पास वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स की पेटियां हैं। मुख्य रूप से हमने देखा कि यहाँ पर प्रशांत महासागरीय पेटी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये प्रशांत महासागरीय पेटी है। ये देखिए प्रशांत महासागर, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, और इधर जो है उप लेकर के कमचटका भी आपने देखा ही था कल, ये कमचटका से लेकर के आपका जो है रशिया का पूर्वी भाग, पूर्वी तट है, जापान वगैरह क्षेत्र है, ये नीचे आगे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है। इसके पूर्व में आप देखेंगे इस तरह एक रिंग बनी हुई, छल्ला बना हुआ है, इसे बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय बोलते हैं। यहाँ पर जो है ज्वालामुखी फटते ही रहते हैं और यहाँ पर भूकंप आते ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये पूरे क्षेत्र के अंदर भूकंप भी आते हैं और यहाँ ज्वालामुखी फटते हैं, इसलिए ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप भी आते रहते हैं। एक तो ये क्षेत्र होगा, इसे बोलेंगे प्रशांत महासागरीय पेटी, इसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, और वर्ल्ड के 68% भूकंप हैं इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है मध्य अटलांटिक हमारी पेटी। मिड अटलांटिक कौन सी है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इनके बीच में हमारा अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है। तो यहां एक रिज है, ऐसे पहाड़ी बनी हुई है, तो यहां मध्य अटलांटिक पेटी भी है, यहां भी बहुत भूकंप आते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं इस प्रकार के एक रिज बनी हुई ऐसे, तो इसके सारे जो है काफी भूकंप आते हैं, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कारण है। सी फ्लोर जब ऐसे फैली थी तो उसके कारण से भूकंप आते चले गए थे, और ज्वालामुखी फटता गया, भूकंप आते गए, और आगे हमारा सी फ्लोर फैलता चला गया था, यही कारण है। और तीसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी कौन सी, ये है हमारा यूरोप और अफ्रीका के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पुर्तगाल से लेकर के हमारे मेडिटेरेनियन सी, और हमारा भारत का उत्तरी जो क्षेत्र है हिमालय पर्वत है, और यहाँ नीचे आ जाएंगे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएंगे, और यहाँ इंडोनेशिया, और ये हमारा जो क्षेत्र है इनमें आकर के हमारा जो ये रिंग ऑफ फायर है इसमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां ज्वालामुखी आते हैं वहां भूकंप भी आते रहते हैं। तो तीन ही प्रकार हमारे जो है मुख्य रूप से हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी, नंबर 2 मध्य अटलांटिक पेटी, और नंबर 3 मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये है हमारे प्रशांत, हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। तो आप देखेंगे और इनको नक्शे के अंदर अच्छी तरह से तैयार करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा।